हेलो हेलो, माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? अच्छा ठीक है दिव्या बेटा, कोई बात नहीं। वो मैं तो भूल भी गया था उस चीज को। चलो भाई, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? क्या हाल चाल सभी के? आप आ गए? हाँ, फिजिक्स की क्लास तो होगी भाई। भारत देश में कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिजिक्स की क्लास तो होगी। जब तक मैं हूं तब तक फिजिक्स क्लास होगी। कल भी मैं क्लास लेना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर मतलब 2-3 गाड़ियां वाड़ियां चल गई तो लोगों ने बोला सर ठीक है अब आप चले, अब घर चलना चाहिए। बोला ठीक है यार। चलो, आज हमने हमारी गाड़ी निकाली। बोला चलो आज देख कर आते हैं कौन रोक लेता पढ़ाने से हमें। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग फाइन। अगर पानी, बाढ़ और छोटी मोटी चीजों से अगर हम डरने लगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? चलिए करें क्लास की शुरुआत। बायो की क्लास कल होगी आप लोगों की, है ना? मोस्ट प्रॉब्ली कल होगी। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन, हाँ स्प्रिंग वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे, चिंता ना करो। हम भी वही हैं जहां दुनिया है ना? चिंता ना करो, मैं भी गुड़गांव में ही हूं। हाँ, एसपी सर के चीते हैं, सब संभाल लेंगे। केमिस्ट्री की क्लास होगी क्या? केमिस्ट्री की क्लास, अच्छा अगली वाली, हाँ केमिस्ट्री क्लास भी नहीं होगी बेटा, केमिस्ट्री क्लास भी नहीं होगी, केवल फिजिक्स की क्लास हो गई। चलिए, हाँ होमवर्क के क्वेश्चन भी बताऊंगा, चिंता ना करो। चलिए करें शुरुआत क्लास की। नततल पर आप अलग रास्ते से आते हो कि नहीं? रास्ता तो वही है, एक ही रास्ता है, चिंता ना करो, एक ही रोड है। आना आना आ गए, मतलब मैं सुबह निकल गया था, मतलब सुबह भी मेरी क्लास थी यूट्यूब पर भी 12 बजे, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई देख लेंगे, क्या दिक्कत है। एक बच्चा भी बैच 2 में मुझे बोल रहा था कि सर अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, तो मैंने बस यही तो भरोसा चाहिए था, कुछ दिक्कत होगी तो तुम लोगों को बता देंगे। चलिए, तो अगर हम देखो, दंगे वंगे नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है ना? मतलब हुए थे थोड़े बहुत, तो अगर तुम उसी को लेकर बैठे रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो फिर तुम अपना थोड़ी ना देख पाओगे, है ना? और ये जो सब कुछ करवाते हैं या जो सब कुछ करते हैं, वो करते भी इसीलिए है, या करते भी वो लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता है। अगर आपके पास आपके जीवन में कुछ लक्ष्य, आपको पता है क्या करना है, तो आप वही करोगे, आपको फिर इन सब से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। गति के नियम, लेक्चर नंबर 8। हमने स्प्रिंग बल पढ़ना शुरू कर दिया था, है ना? आज हम स्प्रिंग बल पढ़ेंगे और होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, और कल हम छदम बल पढ़ लेंगे। कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? नत तल पर प्रक्षेपण नहीं बेटा, नत तल पर प्रक्षेपण छूटा नहीं, छूटा नहीं, पढ़ाया नहीं। नत तल पे प्रक्षेपण नहीं पढ़ेंगे। नत तल पे प्रक्षेपण जो है वो जेई मेंस में भी नहीं आजकल आता है, एडवांस में ही आता है, मेंस में इक्का दुक्का सवाल आते हैं, बाकी वो नीट में कभी नहीं आता। क्लास में क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा, हाँ बेटा आज इसीलिए मैंने
क्लास जो रखी है, आज हम क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे, चिंता ना करो। प्रदीप वर्मा, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, चल तो हम क्लास की करते हैं शुरुआत। स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल आज हमें पढ़ना है। तो स्प्रिंग बल वैसे हमने पढ़ लिया था। स्प्रिंग में हमें बस एक मेन इंपॉर्टेंट सी बात पढ़नी है, स्प्रिंग का संयोजन, और उसके बाद में और कुछ सवाल करने होंगे स्प्रिंग पर। तो आभासी बल, हाँ आभासी बल या छुदम बल, इसे ही बोलते बेटा, आभासी बल। आभासी बल ये अब हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। आज हमें स्प्रिंग बल पे जो बचा हुआ है वो करना है। चलो, तो अगर हम आगे पढ़े, पेपर टेस्ट इस संडे नहीं होगा, अगले संडे होगा। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग बल के ऊपर चर्चा करते हैं। स्प्रिंग बल पे हमने देख लिया था कि नॉर्मल स्थिति में स्प्रिंग रहती है तो कुछ नहीं होता है। उसमें अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो ये एक्स दूरी दबेगी या एक्स दूरी खींचेगी, तो उसी स्थिति में F बराबर -kx होता है। जब माइनस लगा रहे तो स्प्रिंग बल है, और अगर हम माइनस नहीं लगा रहे हैं ये स्प्रिंग बल है, और अगर माइनस नहीं लगा रहे तो ये हमारा बाह्य बल है। बाह्य बल बराबर kx होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम कमेंट बॉक्स चेंज हो गया है, ओहो बधाई हो। ये ऐसा नहीं बेटा, पूरा साल छुट्टियों में क्यों निकल जाएगा, कौन सी छुट्टियां हो रही है, चिंता ना करो, मैं हूं ना। ठीक है, और फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हम, कम से कम एक क्लास तो बढ़िया से चल ही रही है ना। हाँ अपडेट हुआ है, थोड़ा बहुत अपडेट करते रहते हैं। हाँ भाई, तो ये हमने पढ़ लिया था। अब इस पे हमें कुछ सवाल करने थे, है ना, तो कुछ सवाल करेंगे हम, और स्प्रिंग के संयोजन पे भी चर्चा करेंगे। एक मैं बढ़िया से मजेदार सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं आज की क्लास की, है ना। ये वाला सवाल पढ़ो और जवाब बताएंगे आप लोग, बाकी क्लास भी हो जाएगी, डोंट वरी, बी हैप्पी, है ना। आप ऐसा करो कि हैशटैग डाउट ही हटा दिया, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो आप लोग, है ना, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से करो। बाकी फिर उसके बाद में अगर आपकी क्लासेस कोई सी एक तो कम ज्यादा होती है तो वो आगे चल के सेटलमेंट कर लेंगे हम। चलिए, सवाल पढ़ेंगे, जवाब बताएंगे। हमें बोला एक आदमी स्प्रिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, स्प्रिंग तुलाब का पाठ्यांक कितना है, 60 किलो भार है। मतलब ऐसा कुछ है कि जैसे ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा और उस पे नीचे स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, अब ये यहां पर खड़ा हुआ था तो 60 किलो भार था। अब अगर यह बाहर की तरफ कूद जाता है तो क्या होगा। बेटा क्वेश्चंस डाल दिए अभी तक आपको नहीं मिले क्या, क्वेश्चंस डल चुके हैं, क्या होगा बताओ भाई। हाँ, आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यू थिंक, मी थिंक, वी थिंक। क्या होगा कि अगर एक आदमी स्प्रिंग तुला पे खड़ा हुआ था, अब वो कैसे कूदते हैं भाई, कूदते कैसे सर, हम थोड़ा सा जोर लगाकर बाहर कूदेंगे। तो जैसे ही हम बाहर कूदेंगे तो बाहर कूदने पर क्या हो जाएगा सर, बाहर कूद गए तो स्प्रिंग तुला पर कोई भार नहीं होगा, तो आखिरी में तो शून्य हो जाना चाहिए। तो घटकर शून्य हो जाता, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कम हो जाता, समान रहता है, बढ़ता है। अच्छा, अब इस ऑप्शन में ये पहली बात है, बढ़ता है फिर घटकर शून्य हो जाता है, तो शून्य हो जाता है ये तो समझता है, लेकिन बढ़कर फिर घटकर शून्य क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। तो सर अगर जब भी हमें कूदना होता है तो कूदते कैसे है सर, ऐसे तुमने कैसे कूद गए, नहीं सर, हम ऐसे, तुमने पिक्चर देखी कि नहीं, एक ऋतिक रोशन वाली पिक्चर थी जादू वाली, उसमें एक गाना था, मैं इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला, तो अब फिसल गया, तो फिसल कर नहीं गिरोगे आप कूदे हो। तो कूदने के लिए क्या करता है, कूदने के लिए आपको पहले, है ना, अगर आपको कहीं कूदना है तो आप पहले नीचे तरफ जोर लगाते हो, फिर उसके बाद में आगे कूदते हो। तो आप जब जोर लगाकर कूदोगे, मतलब कि आप जब नॉर्मली खड़े हुए हो तो आपके भार के बराबर बल है, mg है, लेकिन आप जब कूदोगे तो आप और ज्यादा अतिरिक्त बल लगाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमें स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक बढ़ेगा, फिर उसके बाद में घटकर शून्य हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्लियर है मामला। चल, और भी कुछ मजेदार से सवाल करते हैं, ये वाला सवाल भी करेंगे हम।
स्प्रिंग कहां गई? हाँ, एक और मजेदार सा सवाल। ठीक है, स्प्रिंग पर ही आधारित एक और सवाल, फिर मैं स्प्रिंग का संयोजन वगैरह पढ़ाऊंगा आपको। हमें सवाल बोला है कि हमारे पास 10 किलो और 20 किलो के द्रव्यमानहीन 10 किलो के दो द्रव्यमान जो है एक द्रव्यमान स्प्रिंग से जुड़े हैं। एक 200 न्यूटन का बल जो है वो 20 किलो के द्रव्यमान पर उस समय लगाया जाता है जब 10 किलो का द्रव्यमान का त्वरण 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दाईं तरफ है। तो 20 किलो द्रव्यमान का त्वरण क्या होगा? कितना लेट हो गया हूं राघवेंद्र बेटा? 4 बजे से क्लास चल रही है, 6 बजे आ गए हो, पूरे कंसेप्ट खत्म हो गए, अब हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं अवनी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ गया हूं आपके लिए, है ना, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐप खोल के पढ़ना शुरू कर दो, बाकी सब मैं कर दूंगा। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे ये सवाल, है ना, ये वाले सवाल सारे मॉड्यूल के सवाल है। तो कैसे करेंगे ये सवाल? यहां पर हमें सवाल में क्या बोला गया? सवाल में बोला गया देखो स्प्रिंग है, तो मैंने क्या सिखाया आपको? स्प्रिंग को गोली मार दो और एक रस्सी मान लो। तो हमारे पास यहां पर एक 10 न्यूटन की रस्सी लगी, ये 10 न्यूटन का हमारे पास द्रव्यमान है, बीच में एक रस्सी लगी हुई है और एक 20 किलो का द्रव्यमान है, और इस 20 किलो वाले द्रव्यमान को खींचा जा रहा है 200 न्यूटन से। किससे खींचा जा रहा है? 200 न्यूटन से। अब सवाल में बोला है कि यहां पर इसका त्वरण 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो अगर यहां पर क्या हो रहा होगा? यहां पर क्या हो रहा होगा सर? यहां पर इसे आगे की तरफ टी से खींचा जा रहा है और इसे पीछे की तरफ टी से खींचा जा रहा है। क्या स्प्रिंग ऐसा ही करती है ना? स्प्रिंग भी वही करती है सर, जब स्प्रिंग खींच गई होगी तो इस 10 किलो वाले को अंदर खींच रही है, 20 किलो वाले को इधर खींच रही है, विपरीत दिशा में बल लगाती है स्प्रिंग। स्प्रिंग कहां बल लगाती है? विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो यही होता है सर। तो यहां पर भी वही हो रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा सर? यहां पे आगे 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि बेटा पार सर ने बायो की छुट्टी का बोला था, फिजिक्स की छुट्टी का थोड़ी ना बोला था। तो यहां पर अब क्या होगा? यहां पर अब हमारे पास इसमें आगे की तरफ तनाव लग रहा है, तो ये 10 किलो इंटू 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या मैं तनाव बता सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर रस्सी में जो तनाव होगा वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, मतलब 10 इंटू 12 मतलब 120 न्यूटन का तनाव है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 120 न्यूटन का तनाव है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर हां तो अब हमें निकालना है 20 किलो वाले का त्वरण। तो 20 किलो वाले का त्वरण क्या आएगा सर? 20 किलो पर आगे की तरफ 200 न्यूटन का बल लग रहा है और पीछे की तरफ 120 न्यूटन का बल लग रहा है और द्रव्यमान है 20 किलो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पे एफ नेट जो होगा वो 200 माइनस 120 या 80 न्यूटन का हो जाएगा, और इसका जो त्वरण होगा वो होगा एफ नेट बराबर एम ए, या हो जाएगा 80 बराबर 20 इंटू त्वरण। तो त्वरण की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये कहानी सभी को चमकती है? बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। उन्होंने क्लासेस बोला था। हाँ, तो क्लासेस बोला, तो क्लासेस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, इसलिए उन्होंने क्लासेस बोला था। चिंता मत करो, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, मैं जो बता रहा हूं उसको सीख लो और पढ़ लो फिजिक्स। बेटा क्लास 4 बजे से चल रही है, कहां थे तुम लोग? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सी बात क्या, एक बच्चे ने मुझसे आज ये बात पूछी भी थी, है ना, आज एक सेमिनार भी ले रहा था मैं 2 बजे, उसमें भी एक बच्चे ने मुझसे बात पूछी थी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं। आप लोगों को एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, सकीना बेटा आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, एक काम करता हूं ऊपर ही लिख देता हूं, क्लास 4 बजे से चल रही है, 4 बजे से। हाँ, तो आप मेरी बात सुनेंगे कि आप लोगों को एनसीईआरटी फिंगर टिप्स अभी सॉल्व नहीं करना है ना, आप लोगों को एनसीईआरटी फिंगर टिप्स अभी सॉल्व नहीं करना है। जब मैं बोलूंगा तब ही एनसीईआरटी फिंगर टिप्स सॉल्व करना है।
पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क के रूप में डाले हुए हैं। मतलब जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसमें एररलेस एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के सारे सवाल डले हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता वाली बात नहीं है कि आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स अलग से सॉल्व करना है क्या। तो एररलेस फिंगर टिप्स के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, वो करो। उसके ही सवाल उसमें देखो, दो जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मॉड्यूल में भी डले हुए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मॉड्यूल में डले हुए, और वैसे क्वेश्चन क्लास में होते, वैसे क्वेश्चन होमवर्क में होते। तो आप अगर ये तीनों कर लोगे तो आपको चौथी और पांचवी चीज एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और एररलेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, होमवर्क और मॉड्यूल सबसे पहले ये करना है। तो फिंगर टिप्स सॉल्व कर आप अपने आप को परेशान ना करें। क्योंकि एक बच्ची थी, उससे मैंने आज चर्चा करी, तो वो मुझे बोल रही थी कि सर एनसीईआरटी बोलती पहले फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं बन रहे। मैंने ठीक है, मेरा भाई पढ़ाई कर रही, बोली हाँ बढ़िया, बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है, होमवर्क भी पूरा हो रहा है, क्लास क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नहीं होती। मैंने बेटा एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लगाने का किसने बोला था आपको? तो बोली सर हमको लगा कि फिजिक्स की किताब लगानी होगी। तो बोला कि बेटा इतनी जोर से नहीं लगाते हैं, है ना, इतनी जोर से ही ना लगाओ कि बने ही ना। तो इसलिए वो वाली जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है वो नहीं लगानी है आपको। उसमें आपको कौन से चैप्टर्स लगाने होंगे, क्या करना होगा, वो सब मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, पीडीएफ बेटा आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, SP_Sir_Doubtnut से भी, या इसके अलावा आप लोगों को ऐप में भी पीडीएफ दिख रही है। ऐप में पीडीएफ कहां दिख रही है? आप पीडीएफ में जाएंगे, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे फिजिक्स, उसके बाद में आप सिलेक्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या सिलेक्ट करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन। HC1 भी नहीं लगानी है बेटा, आपको लगाना है प्रैक्टिस क्वेश्चन। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको एक पीडीएफ दिखेगी जिसमें लिखा हुआ संपूर्ण फिजिक्स, एसपी सर की एसपी किताब संपूर्ण फिजिक्स की। ठीक है, वो किताब आप डाउनलोड कर लो, उससे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी 5:45 ही मैंने क्लास शुरू करी है, चिंता ना करो, मैंने अपने टाइम पे ही क्लास शुरू करी है। तो ये हमारे पास एक और मजेदार सवाल का जवाब आ गया। इसी प्रकार का इसी प्रकार के और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क वगैरह में भी डाले हुए हैं। अभी हम कुछ सवाल करेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले हम स्प्रिंग पर एक और जो लास्ट बात बची हुई हमारी वो कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग का संयोजन, है ना। और जो भी बच्चे लेट आए है ना, मुझे पता था कि आप लोग किसी कारणवश हो सकता है कि 10-15 मिनट लेट हुए हो, तो इसलिए अभी मैंने 2-3 ही क्वेश्चन करवाए और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे जो पढ़ा हुआ था उसी पे क्वेश्चन करवाए थे। अब मैं नया पढ़ाने जा रहा हूं, अब कृपया करके यहां पर ध्यान दे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे स्प्रिंग का संयोजन। स्प्रिंग का संयोजन, स्प्रिंग का संयोजन। तो स्प्रिंग का संयोजन क्या होता है? स्प्रिंग का संयोजन क्या होता है? सेमिनार कैसे ज्वाइन करते बेटा? अगर आप चाहो तो 12 बजे सेमिनार होता है, ऐप में नोटिफिकेशन आता है। कोई बात नहीं बेटा, अभी क्लास शुरू हुई है, अभी क्लास शुरू हुई है, अब यहां पर ध्यान दो। हाँ, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं आप लोगों के मजे ले रहा था, अब यहां पर ध्यान दे। हाँ बेटा, आपको जो एसपी किताब मिली है आप उसको सॉल्व कर लो, उस मॉड्यूल को कर लो, आपका सब कुछ निकल जाएगा। चल, तो स्प्रिंग का संयोजन क्या हो सकता है? तो अगर अभी हम जैसे हम हमारी लाइफ में या इस फिजिक्स में इन क्लासेस में हम पहली बार संयोजन की बात करें, तो संयोजन क्या होता है कि हमारे पास अगर 2 या 2 से ज्यादा स्प्रिंग, ऐसे प्रतिरोध का संयोजन हो सकता है, ऐसे ही हमारे पास कैपेसिटर या संधारित्र का संयोजन हो सकता है। तो इसमें हमारे पास जो संयोजन की बात होती है वो क्या होता है? अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा हमारा स्प्रिंग है, तो उनको अगर हमने लगाया तो उनका वो क्या कहलाएगा? वो एक संयोजन कहलाएगा। अब उनको कैसे लगा सकते हैं, उन्हें हम कैसे लगा सकते हैं? तो लगाने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है श्रेणी संयोजन, और एक होता है समांतर संयोजन। आदान और त समांतर। अच्छा,
समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन होता है क्या, पहले एक बार झलक दिखला जाओ वाला प्रोग्राम कर लेते। श्रेणी संयोजन में क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको प्रतिरोध में भी काम आएगा, हर चीज में काम आएगा ये आगे चलकर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, फिर उसके बाद में ये दूसरी स्प्रिंग और नीचे एक द्रव्यमान लटक रहा है M, तो यहां पर क्या है, सिरे से सिरे बंधी हुई स्प्रिंग, एंड टू एंड, इसे क्या बोलते हैं, सिरे से सिरे या एंड टू एंड बोलते हैं। एंड टू एंड मतलब एक जहां खत्म हो रही है वहां दूसरी शुरू हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे श्रेणी संयोजन। समांतर संयोजन में क्या होता है, समांतर संयोजन में सर दोनों समान सिरों के बीच में बंधी होती है ना, क्या सिरे से सिरे, सिरे से सिरे बंधी होती है, और ये क्या है, यह दोनों स्प्रिंग जो है वह समान सिरों के मध्य, समान सिरों के मध्य बंधी होती है। तो यहां पर यह समांतर संयोजन होता है, यह श्रेणी संयोजन होता है। अब हमें एक एक करके समझना कि समांतर संयोजन में क्या क्या होता है, श्रेणी संयोजन में क्या क्या होता है, और इनका तुल्य क्या कैसे लिखते हैं, इनका तुल्य कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ भी हमसे समझना है। ठीक है, तो अगर हम समझे कि श्रेणी संयोजन में, एक एक करके दोनों बातें समझेंगे हम। तो अब श्रेणी संयोजन में क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में सबसे पहली बात, सर स्प्रिंग एंड टू एंड लगी हुई होती है, एंड टू एंड लगी हुई होती है। तो यहां पर अगर एंड टू एंड स्प्रिंग लगी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एक जहां खत्म हो रही है दूसरी वहां पर शुरू हो रही है। सबसे पहली बात, मान के चलो ये स्प्रिंग 1 थी और ये स्प्रिंग 2 थी, ये नीचे एक द्रव्यमान लटका दिया, ऐसे ही समझने के लिए। तो अब हमने बोला कि इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग तुल्यांक या स्प्रिंग नियतांक था वो K1 था और दूसरी का K2 था, है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास K1 और K2 जो है, K1 और K2 जो है वह स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट आ गए। अब तुल्य मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। हमें क्या निकालना है, स्प्रिंग का संयोजन, और हमें यहाँ पे K तुल्य निकालना है। तो जब भी मैं बोलूं किसी भी चीज का तुल्य, तुल्य मतलब क्या है कि यहां पर 2 है, यहां पर 2 है। अब तुल्य मतलब होता है कि ये दोनों हट जाए और उनकी जगह कोई एक ऐसी आ जाए जो काम वही करे, जो ये दोनों मिलकर कर रही थी और पता भी ना चले, तो यह कहलाएगी इन दोनों की तुल्य। क्या कहलाएगी, तुल्य। मतलब क्या है कि यहां पर ये K1 है, ये K2 है, यहां पर एक K1 है, एक K2 है। तो अगर एक K1 है, एक K2 है, और इसमें K1 K2 में एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K1 है, एक का K2 है, तो K तुल्य क्या होगा, इन दोनों को हटाकर एक नई वाली आ जाए स्प्रिंग, है ना, नई वाली क्या आ जाए, स्प्रिंग। तो नई वाली जो स्प्रिंग आए वो इन दोनों का ही काम कर जाए, दिखने में हूबहू उनके जैसी हो और पता भी ना चले कि 2 की अब 1 हो गई है। तो यहां पर इस स्प्रिंग का जो K आएगा उसे हमने K तुल्य बोल दिया। अब ये K तुल्य कैसे निकलेगा ये हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अब K तुल्य निकाले हम, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि देखो क्या होता है, ये स्प्रिंग श्रेणी में लगी हुई है। स्प्रिंग कैसी लगी हुई है, श्रेणी में लगी हुई है। तो स्प्रिंग अगर श्रेणी में लगी हुई है तो ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है। अच्छा, हम क्या मानते हैं, स्प्रिंग की जगह रस्सी। तो ये रस्सी 1, रस्सी 2 और नीचे एक द्रव्यमान लटका हुआ है। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तो रस्सियां ही है, तो यहां पर अगर ये दोनों रस्सियां ही है तो हम इनमें बल समान मानते हैं। तो श्रेणी संयोजन में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि समान स्प्रिंग तनाव होता है, या स्प्रिंग तनाव Fs, स्प्रिंग बल या स्प्रिंग तनाव समान होता है। स्प्रिंग बल या स्प्रिंग तनाव समान होता है, पहली बात।
दूसरी बात, अब एक बात बताओ यार, F बराबर KX लिखते हो? जैसे अगर मैंने स्प्रिंग नंबर 1 के लिए लिखा, तो स्प्रिंग नंबर 1 के लिए क्या लिखूंगा? स्प्रिंग नंबर 1 के लिए लिखूंगा मैं F1 बराबर होगा K1X1, ठीक है, या F बराबर KX लिखते हैं हम, स्प्रिंग 1 के लिखेंगे F बराबर KX। अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों में बल समान है, अब दोनों का K तो अलग अलग है, K1 K2, तो X समान होगा या अलग अलग होगा? X समान होगा या अलग अलग होगा, ये बताओ। X समान होगा या अलग अलग होगा? X समान होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि F समान आ रहा है। तो अगर K है ये X है, तो अगर K अलग अलग है, X भी समान हो गया, तो फिर तुम सर F समान कैसे? F समान हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए अगर आपको इसको कांस्टेंट रखना है, तो अगर ये अलग है, ये दोनों में अलग अलग है, तो इसको भी अलग अलग होना ही पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का गुणनफल समान आ रहा है। जैसे अगर मान के चलो एक में है ये 2, इसमें है 6, तो हो गया 12। अगले का स्प्रिंग कांस्टेंट 4 है, तो इसमें 3 होना पड़ेगा, तभी तो फिर से 12 बनेगा। तो अगर आपके लिए यहां पर F समान है, तो हम लिखेंगे यहां पर स्प्रिंग में प्रसार या स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, स्प्रिंग में लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन भिन्न होगा। क्या होता है? भिन्न होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। तो अब मैं यहां पर क्या ऐसा लिख सकता हूं कि सर F बराबर KX होता है, F बराबर KX होता है, तो बल तो समान है। अच्छा सर, तो जिसमें K ज्यादा उसका X कम होगा, क्योंकि F समान है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि K, देखो ऐसा होगा, जैसे मैं इसके लिए पहली वाली के लिखूंगा F1X1, F बराबर K1X1, दूसरी वाली के लिए स्प्रिंग के लिखेंगे K2X2। पहली वाली के लिए स्प्रिंग के लिए F होगा, दूसरी वाली के लिए भी F होगा। तो यहां पर स्प्रिंग का संयोजन क्यों करवाते? वाह, ये हुई ना आइंस्टीन लेवल की बात। बेटे, स्प्रिंग का संयोजन इसलिए करवाते हैं कि अगर 2 लगी हुई है तो 2 की जगह 1 लगानी है हमें, तो इसलिए उसका संयोजन हो गया। इस पे सवाल बनेंगे, उनको हम हल करेंगे। नहीं सर, हमको नहीं करवाना संयोजन, तो बेटा अगर मान के चल यहां पर 2 स्प्रिंग थी, तेरे पास जगह की कमी हो गई, तो कभी ना कभी प्रैक्टिकली तो 1 लगानी पड़ेगी ना, तो वो जो 1 स्प्रिंग लगानी पड़ेगी उसके लिए हम कर रहे हैं। चल करवाएंगे बेटा, फ्रिक्शन भी करवाएंगे। तो यहां पर अगर F समान है दोनों का, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि सर K1X1 बराबर होगा K2X2 के, K1X1 बराबर होगा K2X2 के, K1X1 बराबर होगा K2X2 के, पहली बात। तो क्या मैं यहां पर ऐसा भी बोल सकता हूं कि K इंटू X जो होगा वो कांस्टेंट होगा या नियत होगा, तो K व्यक्तक्रमानुपाती होगा X के, या X व्यक्तक्रमानुपाती होगा K के। मतलब जिस स्प्रिंग में ये सब बातें आपसे पूछी जाएगी, सब की सब बातें आपसे पूछी जाएगी, ध्यान से समझो इस चीज को, क्या कि जिस स्प्रिंग का K ज्यादा, उसमें एक्सपांशन है, उसमें प्रसार कम होगा, उसमें प्रसार कम होगा। क्लियर है मामला? यहां पर अगर मान के चलो हमारे पास ये K1 है, ये K2 है, तो K1 जो है वो K1 अगर ज्यादा है K2 से, तो X1 कम होगा X2 से। जिसका K ज्यादा उसका X कम होगा। क्लियर है मामला सभी को? क्योंकि K और X दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक ज्यादा तो एक कम। तो मैंने बोला यदि K1 बड़ा है K2 से, तो X1 छोटा होगा X2 से। क्यों? क्योंकि सर जिसका स्प्रिंग, देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है। क्या कॉमन सेंस की बात है कि सर K क्या था? K मतलब उतना ज्यादा कड़क स्प्रिंग, K ज्यादा मतलब कड़क स्प्रिंग, टाइट स्प्रिंग। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि दोनों में बल समान लगा रहा हूं, तो अगर जो ज्यादा टाइट है, जो स्प्रिंग ज्यादा टाइट है, तो उसमें क्या होगा सर? अगर ज्यादा टाइट स्प्रिंग में हमने बल लगाया तो वह कम खींचेगी, और जो लूज स्प्रिंग होगी वो ज्यादा खींच जाएगी। तो जिसका K ज्यादा होगा उसके लिए X कम होगा। क्लियर है मामला? आया समझ में सभी को? अब यहां पे हाँ, संपीड़न प्रसार दोनों,
है ना, एक्स बोल रहा हूं, संपीड़न प्रसार दोनों आएगा। अब हमें निकालना है के तुल्य क्या होगा, ये तुल्य कैसे निकाले हम। तो अगर हम देखें यहां पर, तो आप चाहो तो इसका देखो, ये जो बातें बता रहा हूं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। हाँ, परवलय बनेगा ग्राफ, वेरी गुड दीप्ति बिटिया। वैसे हम ग्राफ नहीं बनाएंगे इसका, चिंता वाली बात नहीं है, अब चाहो तो बना भी सकते हो। तो यहां पर अगर हम इसमें केतुल्य निकालना चाहे तो केतुल्य क्या है, केतुल्य क्या है, केतुल्य में अब हमें पता करना है कि सर देखो केतुल्य मतलब क्या होता है। सर ये दोनों हट जाए, उसकी जगह ये आ जाए। अच्छा, तो ये दोनों काम क्या कर रही है, काम क्या कर रही है सर, इनमें प्रसार आ रहा है, ये काम है इनका। क्या आ रहा है, प्रसार आ रहा है, ये है काम इनका। तो इसमें भी जितना प्रसार इन दोनों में आ रहा है उतना प्रसार इस अकेली में आना चाहिए। तो जब मैं इसके लिए लिख रहा हूं f बराबर k1x1, इसके लिए लिखा f बराबर k2x2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे f बराबर k तुल्य इंटू x1 प्लस x2। कितनों को यह समीकरण समझ में आ गया, इसके लिए लिखा जाएगा, आप चाहो तो इसको नीचे लिख दो। पहले वाले दोनों के लिए हमने लिखा f बराबर k1x1 k2x2, और अगली वाली के लिए लिखना पड़ेगा हमें सर कि यहां पर के तुल्य जो ये f जो होगा वह k तुल्य इंटू x1 प्लस x2 होगा। क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा। क्यों x1 प्लस x2 होगा सर, इन दोनों को मिलाकर इसमें प्रसार होना चाहिए, उतना ही। अरे तुल्य, तुल्य मतलब क्या होता है, तुल्य मतलब उसके जैसा, उसके जैसा। तो वो जो कार्य करे वही कार्य कोई और कर जाए तो ही तो हम तुल्य मानेंगे। तो अब हम यहां से इसमें x1 x2 की वैल्यू उठाकर के तुल्य का मान निकाल सकते हैं। तो क्या कैसा क्वेश्चन में आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं, बाकी पहले हम एक बार मान उठाकर रख देते हैं। मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं जो मेरे पीछे लिखा हुआ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। f बराबर होता है k1 x1, तो यहां से x1 जो लिखूंगा मैं वो f अपॉन में k1 लिख दूंगा। इसी प्रकार से x2 जो हो जाएगा वो f अपॉन में k2 हो जाएगा, और x1 प्लस x2 जो होगा वो f अपॉन में k तुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू सर f अपॉन में k1, f अपॉन में k1 प्लस f अपॉन में k2 बराबर होगा f अपॉन में k तुल्य। तो f कट गया, यह आ गया 1/k1 प्लस 1/k2 बराबर होता है 1/k तुल्य के, बराबर होता है 1/k तुल्य के। ये अगर आपने कक्षा 10वीं पास करी हो तो आपने यह, मैं 11वीं 12वीं तो मान ही नहीं रहा, 11वीं 12वीं तो फेल हो सबके सब, मैं मान लो 10वीं पास भी अगर हो आप हो, कैसे भी रोते गाते भी पास करिए, तो ये बात आपको जरूर याद होगी कि प्रतिरोध में समांतर संयोजन जो होता है उसमें 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर होता है 1/R इक्विवेलेंट के या 1/R तुल्य के। तो यहां पर हमारे पास स्प्रिंग में उल्टा होता है या संधारित्र के जैसा होता है। क्या कि यहां पर अगर श्रेणी संयोजन होता है तो 1/k1 प्लस 1/k2 बराबर होता है 1/k इक्विवेलेंट के या के तुल्य के। हम चाहे तो, अभी हमने 2 स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला लिखा, हम चाहे तो इस फॉर्मूले को और भी बहुत सारी स्प्रिंग के लिए लिख सकते हैं। क्या, के तुल्य हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं 1/k तुल्य बराबर होगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, और इसी प्रकार से कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं हम। क्लियर है मामला, ठीक है। अब साथ ही साथ यहां पर अगर हमारे पास समान स्प्रिंग हो जाए, क्या हो जाए, समान स्प्रिंग, समान स्प्रिंग मतलब एक जैसे स्प्रिंग है, एक जैसे स्प्रिंग है। तो अगर स्प्रिंग समान है तो उनका सबका के भी सेम होगा, उनका एक्स भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें के तुल्य क्या मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं 1/k तुल्य बराबर होगा 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k, और ये मैंने बोल दिया 1/k, n समान स्प्रिंग हो जाए। कितने समान, n मतलब 10 15 50 25 30 10 2 4 8 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे ये हो जाएगा 1/k तुल्य बराबर होगा 1 1 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा n/k, क्या हो जाएगा, n/k हो जाएगा। ठीक है, या के तुल्य का मान जो है वह हमें k/k
n कर सकता हूं। ये आप रट्टा भी लगा लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि श्रेणी संयोजन में हमारे पास अगर समान स्प्रिंग लगी हो तो k बटा n के तुल्य होता है। क्लियर है मामला? तो ये हमें बेसिक सी बात थी जो श्रेणी संयोजन के लिए पता होनी चाहिए थी स्प्रिंग को लेकर। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते और हम समांतर संयोजन की भी बातें करते हैं। सर कहां पढ़ा रहे मतलब यहां फिजिक्स पढ़ा रहे, श्रेणी समांतर संयोजन। हाँ, ये कंडेंसर या संधारित्र के समान होगा। डेरिवेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, क्वेश्चन तो ये भी नहीं पूछा जाएगा इसमें। क्वेश्चन बस ये वाली बात पूछी जाएगी जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, लेकिन मैं अधूरा नहीं छोड़ता हूं, मैं पूरा तुम्हें आखिरी तक पढ़ा दिया। हो सकता है कभी सवाल आ जाए, वैसे इस पे कभी सवाल, इसमें ये वाले कंसेप्ट पे सवाल तो नहीं आया स्प्रिंग के संयोजन पे। इस पे डायरेक्ट सवाल नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्ट सवाल जो है यही चीज हमें काम आएगी SHM, या जब हम दोलन पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे उसके अंदर। उसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा स्प्रिंग लगी हुई, उसमें हमें इनका संयोजन करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम। अब इसी प्रकार से हम बातें करेंगे समांतर संयोजन की। समांतर संयोजन, तो समांतर संयोजन में क्या होता है? सब पहली बात तो समांतर संयोजन में स्प्रिंग कैसे दिखेंगे। यहां पर ये एक पहला स्प्रिंग है, टिचक 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 टिचक, ये दूसरा स्प्रिंग है, टिचक 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 टिचक, और यहां पे एक द्रव्यमान लटक रहा है M। अच्छा सर, अब इसमें इसका स्प्रिंग नियतांक K1 है, इसका स्प्रिंग नियतांक K2 है। ओके, अब इसमें क्या समान होगा, क्या अंतर होगा वो देखेंगे हम। जैसे इसमें पहले देखा था स्प्रिंग बल समान है, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x जो है वह दोनों में भिन्न था। अब इसमें क्या समान होगा, क्या भिन्न होगा, क्या समान होगा, क्या भिन्न होगा। तो इसमें यहां पर हमारे पास ये K1 है, ये K2 है, तो इनमें हमारे पास क्या समान है सर? तो इसमें हमारे पास, इसमें K1 है, ये K2 है, तो इसमें अब खुद पहले कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि अगर मान के चलो यहां पे एक डब्बा है जो 2 स्प्रिंग से बंधा हुआ, टाइट बंधा हुआ, ये इसमें कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। तो ये ऐसा का ऐसा सीधे नीचे आएगा। तो दोनों में क्या समान होना चाहिए? बिल्कुल सही बात, इसमें x समान होना चाहिए, इसमें x समान होना चाहिए था। ठीक है, x समान होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सर यहां पर क्या होता है, यहां पर दोनों स्प्रिंग में, है ना, यहां पर लिख देते हैं x समान होगा। क्यों समान होगा? x समान होगा, क्यों समान होगा? क्योंकि सर ये जब खिंचाएगा तो एक साथ दोनों को लेकर साथ में नीचे आएगा, तो जितना ये खिंचाएगा उतना ये खिंचाएगा, तो दोनों में x समान होगा, दोनों में x समान होगा। तो अगर दोनों में x समान होगा तो फिर से मैं लिखूंगा F बराबर kx होता है सर मेरे पास, तो F बराबर kx होता है। तो अब दोनों में x समान है, k अलग अलग है, तो दोनों स्प्रिंग में स्प्रिंग बल एक होगा या अलग अलग होगा? सर अब स्प्रिंग बल अलग अलग हो जाएगा, स्प्रिंग बल अलग अलग हो जाएगा। क्या दोनों में या दोनों चीजों में बातें समझ में आ रही है सबको? अगर किसी के दिमाग में कुछ चीजें मैं दौड़ाऊं और जिंदगी का असली मजा दिला दूं तो ये एग्जैक्ट वैसी की वैसी बातें जो प्रतिरोध में करते हैं मेरे प्यारे हम। अगर श्रेणी संयोजन में 2 प्रतिरोध लगे हुए होते तो उनमें धारा समान हो जाती है, विभवांतर अलग अलग होता है, और समांतर संयोजन में अगर 2 प्रतिरोध लगे हुए होते तो उनमें विभवांतर समान होता है और धारा अलग अलग जाती है। एग्जैक्ट वैसी की वैसी बात है यहां पर कि अगर दो स्प्रिंग श्रेणी संयोजन में लगी हो तो इनमें बल समान होता है, इसमें x अलग अलग होता है। और यहां पर 2 स्प्रिंग जो है समांतर संयोजन में लगी हुई हो तो इन दोनों के अंदर सर विस्थापन या x समान होगा और बल अलग अलग होगा। 2 ही भौतिक राशियां होती हैं, वहां पे धारा और विभवांतरता, यहां स्प्रिंग बल और स्प्रिंग में प्रसार है, 2 चीज है। तो एक दोनों में सेम होगी और एक चीज दोनों में अलग अलग होगी। चलो बहुत ही बढ़िया सर, x समान होगा। तो अगर x समान होगा तो यहां पे F बल जो होगा Fs भिन्न होगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? अच्छा, हमें अभी तुल्य भी निकालना है, उसके पहले मैं एक बार इनके लिए वो वैसी ही बात लिख देता हूं कि सर F बराबर है kx के। ठीक है,
तो यहां पर हमें पता चला कि सर x समान है, मतलब F समानुपाती होगा K के, मतलब जिसमें स्प्रिंग बल या जिसमें K ज्यादा उसके अंदर स्प्रिंग बल भी ज्यादा होगा, उसमें स्प्रिंग बल भी ज्यादा होगा। ठीक है, चल दिव्यांशी द्विवेदी बिटिया, आप रोज आकर ये बात क्यों बोलते हो, एक बार मेरा नाम ले लो, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो? हाँ भाई, कि अपने घर वालों को बता दिया हो कि सर जो भी बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनका रोज नाम लेते हैं क्लास में। अब जैसे ही क्लास में घुसे रोज एक ही कमेंट कर दो, और जैसे ही मैं नाम लूं तो घर वालों को बता दो, देखो आज मैंने कितनी सारी पढ़ाई करी, घर वाले देखो सर ने मेरा नाम लिया है। सर रोज उन बच्चों का नाम लेते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, और सर रोज मेरा ही नाम ले रहे हैं, मतलब बैच में टॉप में ही कर रही हूं। कहीं ऐसी सेटिंग तो नहीं जमा दी घर पे तुमने? देखो भाई, तो इसमें f बराबर kx हो गया, k1 बड़ा हो गया k2 से, तो f1 बड़ा हो गया f2 से। ठीक है, ओके सर। देखो चिंता ना करो, है ना, मुझे पता है ऐसी सेटिंग नहीं जमाई होगी, बट यू नो माई माइंड, आई एम फिजिक्स टीचर, वेरी चालाक। अब मत बोलना मेरे को नाम लेने का। हाँ भाई, तो इसमें अब हमको संयोजन निकालना है, जैसे यहां पर ही निकाला था कि सर इसमें तुल्य क्या होगा, तो इसमें तुल्य कैसे निकालेंगे, मतलब ये दोनों हट जाए और उनकी जगह एक नई स्प्रिंग आ जाए, ये दोनों हट जाए, इनकी जगह एक नई स्प्रिंग आ जाए। तो इसका के जो होगा वो के तुल्य कहलाएगा। अच्छा, अब ये नई स्प्रिंग क्या करे, तो अब यहां पर ये नई स्प्रिंग जो होगी वो क्या करेगी? सर ये स्प्रिंग देखो, ये वाली स्प्रिंग क्या कर रही है? सर इस स्प्रिंग के लिए लिख सकते हैं हम F1 बराबर होगा K1 x के, क्यों? क्योंकि दोनों ये इसमें x समान है। F2 बराबर होगा K2 x के, बिल्कुल सही सर। अब ये केतुल्य वाली क्या करे? सर केतुल्य वाली पर देखो, इसमें ये नीचे mg भार लग रहा था, तो कुछ ये खा गई, कुछ ये खा गई, लेकिन अब यहां पे जो mg भार है वो पूरा अकेला इस बेचारी स्प्रिंग को ही झेलना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा F1 प्लस F2 बराबर होगा केतुल्य इंटू एक्स के, क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? आ गया मजा जिंदगी का। तो इसमें अब हम वैल्यू उठा के रख देंगे और हमारे पास आंसर आ गया। F1 F2 को वैल्यू उठा के रखो, तो यहां पर हो जाएगा K1x, अच्छा नीचे ही लिख देते ताकि लोगों को फील आता रहे। यहां पर F1 की जगह रखेंगे हम K1x प्लस K2x बराबर होगा केतुल्य इंटू एक्स के। x खच, अरे खच नहीं कर लेते, अभी हम थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले भैया को याद कर लेते, 2 दिन से केमिस्ट्री क्लास भी नहीं हुई तुम्हारी। छम। तो इसमें क्या हो गया? इसमें यहां पर हो गया K1 प्लस K2 बराबर होगा के तुल्य के। कल केमिस्ट्री की भी क्लास हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? हो जाएगी, चिंता मत करो, कल केमिस्ट्री भी क्लास होगी। तो अब यहां पर के तुल्य आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या है सर? इसमें समांतर में लगे हुए, लेकिन ये प्रतिरोध के श्रेणी जैसा है या संधारित्र के समांतर जैसा ही होगा ये। तो इसमें अगर हम केतुल्य निकालना चाहे तो हम केतुल्य जो है वो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, सबको जोड़ना है, जितनी स्प्रिंग होगी उनका केतुल्य को जोड़ देना है ताकि हमें केतुल्य मिल जाए, मतलब सारे के स्प्रिंग नियतांक को जोड़ना ताकि हमें केतुल्य मिल जाए। अच्छा, अब हम यहां पर अगर हम यहां पर समान स्प्रिंग ले ले, देखो समान स्प्रिंग समझ रहे हो ना, भेजे में घुस रहा है। समान स्प्रिंग मतलब क्या होता है? समान स्प्रिंग होता है एक जैसे स्प्रिंग, आइडेंटिकल स्प्रिंग, एक जैसे, जुड़वा, तिड़वा, है ना? तो यहां पर एन समान स्प्रिंग, तो यहां पर केतुल्य क्या आ जाएगा सर? ये हो जाएगा केतुल्य हो जाएगा K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस K एन के हो जाएगा। सारे के को जोड़े हुए तो एन के आ जाएगा। क्लियर है मामला? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी स्प्रिंग को लेकर जो आपको पता होना चाहिए। आया समझ में?
आगे बढ़े। सर आपसे रिक्वेस्ट है सैटरडे को तीनों क्लास चलवाइए, ठीक है। देखो बेटा ऐसा होता है ना कि मेरा समय कीमती है, मैंने एक बार जो सेट कर दिया कि भाई इस दिन ये करना है, तो मैं उसे बदलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैंने सैटरडे को सेट करा हुआ है कि आपकी क्लास नहीं होगी, मतलब उस टाइम में और कुछ कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से सैटरडे को आपकी क्लास स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। तो मतलब ये ऐसा हलवा वाली बात नहीं है कि मैं आज ये कुछ कर रहा हूं, मैं कल और कुछ कर दूंगा, मैं परसों किसी को और कुछ बोल दूंगा। एक बार जो बोल दिया वही करते हैं हम, तो ठीक है। अगर इन केस लगता है अगर मैं फ्री हो रहूंगा और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात होगी तो सैटरडे के दिन फिजिक्स क्लास लगेगी। चल, और चिंता ना करो, तुम्हें अब कितने हफ्ते बचे हुए, ये वाला हफ्ता एक सैटरडे आएगा, 2 सैटरडे आएंगे, हाँ 2-3 सैटरडे बाद फिर तुम्हारी 6 के 6 दिन क्लास शुरू हो जाएगी। हमने पहले बोला था कि अगस्त तक हम लोग 6 के दिन 6 क्लास कर देंगे, ठीक है। तो 99% चांसेस है, 99% चांसेस है कि आप लोग की जो क्लासेस है वह 20 या 25 अगस्त के बाद में आसपास जो भी सैटरडे आएगा ना, उससे तुम्हारी क्लासेस रेगुलर होने लगती है, मतलब 6 के 6 दिन क्लास होगी। ओके चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें कर लेते हैं। देखो जैसे हमारे को बोला गया क्वेश्चन, एक 4 किलो द्रव्यमान के गुटके को 2 हल्की स्प्रिंग तुला ए और बी से लटकाया गया है, तो ए और बी का पाठ्यांक क्या होगा। कहां है फोटो, मैं बना रहा हूं, चिंता ना करो। पहली स्प्रिंग तुला, दूसरी स्प्रिंग तुला, यहां पर है 4 किलो का ब्लॉक, तो पाठ्यांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 4 kg वेट, 4 kg वेट। ऑप्शन नंबर बी 2 kg वेट, 2 kg वेट। ऑप्शन नंबर सी 2 kg वेट, अब पहली बात तो ये सोचो kg वेट क्या था, 4 kg वेट। ऑप्शन नंबर डी 4 kg वेट, 2 kg वेट। क्या आएगा आंसर। यहां पर 2 स्प्रिंग लगी हुई है, 2 स्प्रिंग लगी हुई है, तो 2 स्प्रिंग लगी हुई है, तो यहां पर 2 स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है, दोनों अलग अलग स्प्रिंग है, दोनों अलग अलग स्प्रिंग है। लेकिन 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 यहां पर अब आपको बताना है कि ये दोनों स्प्रिंग जो है, ये दोनों स्प्रिंग जो है वो ए और बी का पाठ्यांक कितना कितना देगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ा हमने, शुद्ध हिंदी भाषा में। देखो बस मेरे को एक्चुअल में यही सवाल करवाना था, ये सवाल करवाना था, उसके लिए मैंने इतनी रामायण सुनाई तुम्हें, लेकिन ये रामायण आगे हमें बहुत काम आएगी, है ना, जब हम एसएचएम पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा स्प्रिंग पढ़ना है हमें। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई कि जब श्रेणी में होते तो स्प्रिंग बल समान होता है, मतलब यहां पे टोटल कितना होगा, सर ये 4 kg होगा, तो ये भी 4 kg लेगी, ये भी 4 kg लेगी, या 40 न्यूटन, या इससे हम 4 kg वेट बोलेंगे, है ना। सेम होगा दोनों में, ध्यान रखना, सेम होगा दोनों में, ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसी में मान के चलो हमें ये इसका ये पार्ट नंबर 1 था, अब इसी का पार्ट नंबर 2 सेम ऑप्शंस और समांतर में लगे होते तो क्या आंसर होता, समांतर में लगे होते तो क्या आंसर होता। सेम, सब कुछ सेम है। अच्छा यहां पे 4 की जो है 4 kg लिख देता हूं मैं। अब आपको बताना है क्या आंसर होगा, सेम ऑप्शन से सारे। पता कैसे लगेगा, श्रेणी में करना है, ये दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, ये श्रेणी है वो समांतर। अब क्या आंसर होगा, अब क्या आंसर होगा,
हाँ, अब जो आंसर होगा वो सर आंसर होगा 2 kg वेट, 2 kg वेट, है ना। क्योंकि यहां पर पहले हमने इनको श्रेणी में लगाया, तो श्रेणी में समान होता है, समांतर में क्या होता है सर, समांतर में आपने हमें सिखाया कि x समान होगा लेकिन बल अलग अलग होगा। अच्छा, अब यहां पर अब ये कब होगा, जब यदि इसका पाठ्यांक k और इसका पाठ्यांक k समान हो। अगर यहां पर इनका इसके स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो अगर अलग अलग होगा तो आंसर अलग अलग आएगा, वो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर के है तो इसमें आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों का। क्लियर है कहानी? फॉर्मूला लगा के बता दो राघवेंद्र बेटा, तू क्लास बंद कर दे, तू चले जा अभी, है ना। फिर उसके बाद में थोड़ा सा दिमागी स्थिति जब ठीक हो जाएगी तब फिर से वाली क्लास देख लेना ना। क्यों? क्योंकि ये इसमें फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। फॉर्मूला क्या लगाऊं, ये थ्योरेटिकल सवाल था। इसमें क्या है, इसमें के अलग अलग है, इसमें एफ समान है, इसमें एफ समान था तो ये एफ समान कर दिए दोनों के। अब अगले वाले में क्या बोला, एफ भिन्न होंगे, एक्स समान होगा। तो अगर ये दोनों स्प्रिंग का के समान है, एक्स अगर हमें अलग अलग करना है, लेकिन एफ बल समान है, तो इसमें यहां पर एफ बल तो समान ही होगा, मतलब इसमें 2 kg वेट होगा। दोनों में अलग समान है। क्लियर है मामला? आया समझ में? प्रतीक बेटा आपको भी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने लेट क्लास ज्वाइन करी, है ना। जिसने भी क्लास लेट ज्वाइन करी कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, क्लास एंड हो जाएगी, फिर से स्टार्टिंग से पूरी क्लास देख लेना। हाँ बिल्कुल, एफ अलग अलग है, बिल्कुल सही बात कि सर एफ तो अलग अलग होना था। हाँ एफ अलग अलग है, लेकिन अभी मैंने आधा आधा क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें के है स्प्रिंग कांस्टेंट, आधा आधा। अगर मान के चलो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता, तो बल एक में ज्यादा होता है, एक में कम होता। लेकिन अभी क्या है, यहां पर K1 और K2 जो है वो क्या है, समान है। तो इसमें बल दोनों में सेम, मैं कहां बोल रहा हूं बल सेम होंगे, मैं तो बोल रहा हूं आधे आधे होंगे। तो वो 4 के आधा आधा बांट दिया हमने, क्यों? क्योंकि के समान है। अगर इसमें यहां पर K1 इसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है, तो बल भी अलग अलग आ जाते। क्या ये छोटी सी बात पल्ले पड़ रही है तुम्हें? चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, ताकि हमें ये कंसेप्ट जो है वो और तेजी में चमकने लगे। और थोड़े से क्वेश्चंस करवा देते हैं हम आपको। अच्छा देखो, इसमें एक और कंसेप्ट होता है ना, एक और श्रेणी और समांतर में। अच्छा श्रेणी देखो, मैं श्रेणी समांतर पे इतना अभी हम नहीं घुस रहे हैं। क्यों नहीं घुस रहे हैं हम श्रेणी समांतर पे? क्योंकि अभी हमें आगे चलकर, अब चक्कर ये है कि मैं आप लोगों को 11th के कुछ चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं बेटा। दिव्या, ये K1 K2 सवाल में दिया हुआ था, ये मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में दिया हुआ। ये स्प्रिंग जो बना हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां पर K1 K2 समान है, K1 K2 समान है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तभी हम कर रहे हैं हल में। ठीक है, अच्छा अब इसी प्रकार से देखो, रुको सुन लो, ज्यादा मत घुसो इसमें, क्योंकि अभी आपको ये बात पल्ले कम पड़ेगी। क्यों कम पड़ेगी? क्योंकि आपने भी श्रेणी और समांतर संयोजन इतना डीप में नहीं पढ़ा। अभी मैं आपको उसमें घुसाऊंगा, मेरे को फालतू का समय भी लगेगा, और वो भी किसी यूज का भी नहीं है। श्रेणी समांतर का मेन यूज जो होगा वो मेन यूज होगा जब हम एसएचएम पढ़ेंगे, है ना। तो एसएचएम पढ़ेंगे मतलब कि हम जब दोलन पढ़ेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दोलन पढ़ने से पहले, क्लास 11th के आखिरी चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको क्लास 12th पूरा पढ़ा दूंगा। तो क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, तो क्लास 12th में हम श्रेणी समांतर को इतना भयंकर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है संधारित्र, हमें पढ़ना होगा प्रतिरोध, हमें पढ़ना होगा प्रेरक। तो ये जो तीनों चीजें पढ़ेंगे, इसमें घुस के श्रेणी समांतर करेंगे। और मेरा यकीन मानो, ये वाला सवाल जितनी जल्दी मैंने करा उससे ज्यादा जल्दी आप कर ले जाओगे,
क्यों? क्योंकि मेरे को श्रेणी समांतर में बहुत पढ़ा हुआ है, और आप भी कब पढ़ोगे? आप भी ये सब श्रेणी समांतर पढ़ोगे जब हम क्लास 12 पढ़ेंगे, तो आपको अल्टीमेट फील आ जाएगी कि अच्छा यहां पर एक्चुअल में इन दोनों के बीच विभवांतर समान है, प्रतिरोध विभवांतर समान है, प्रतिरोध समान है तो धारा बराबर जाएगी, तो इसलिए 2 किलो आ गई, आधी। ठीक है, तो चिंता ना करो, ये सब कुछ उससे लिंक है, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे चमकेगा। क्लियर है मामला? अभी मैं इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझे इस चीज को। क्या हो गया अब इस आदमी को? अदीब, हा, कैसे हो बेटा? आपने तो गुड़गांव का सिस्टम हैंग कर दिया। नहीं भैया, हमने कोई गुड़गांव का सिस्टम हैंग नहीं करा, हम हमारे रास्ते आ गए बिना इधर उधर देखे। चलो देखो, तो एक और कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ध्यान से समझेंगे इस चीज को, है ना। आपको कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है ये, अच्छा ये भी अभी नहीं बोलेगा, ये भी कब बोलेगा? जब हम एसएचएम पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, हम श्रेणी, जब हम दोलन पढ़ेंगे, तो उस समय मैं आपको बोलूंगा ये रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास समय, इसलिए सारी बातें बता रहा हूं मैं। क्या होता है, हमें बोलता है कि यदि इस पे नीट 2017 में सीधा सवाल आया हुआ है, अब जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं, यदि किसी स्प्रिंग को काट दिया जाए, काटा जाता है, तो हर भाग का स्प्रिंग नियतांक कैसे निकालेंगे? स्प्रिंग नियतांक, हर भाग का स्प्रिंग नियतांक क्या होगा? ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर मान के चलो मेरे पास एक स्प्रिंग थी, एक स्प्रिंग की लंबाई L लंबाई की, मान के लो 5 मीटर की स्प्रिंग थी। अब इसके हमने 2 टुकड़े काट दिए, एक 3 मीटर का काट दिया, एक 2 मीटर का काट दिया, या एक 4 मीटर का काट दिया, एक 1 मीटर का काट दिया, या इसके अलावा 4 टुकड़े, 3 टुकड़े काट सकते हैं, 2 टुकड़े काट सकते हैं, 1 टुकड़ा काट सकते हैं, कितने भी टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इसका नई वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक क्या होता है। तो ये जब भी, ये कब कंसेप्ट लगाना है? जब आपको साफ शब्दों में स्प्रिंग में बोल के दे कि एक स्प्रिंग को 3 हिस्सों में काटा गया है, जिसका अनुपात 1:2:3 था, ऐसा कुछ बोला जाए सवाल में। जब साफ शब्दों में बोलेगा तभी ये कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, तो क्या सवाल आया था नीट में, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो था वो व्यक्त क्रमानुपाती होता है लंबाई के, व्यक्त क्रमानुपाती होता है लंबाई के। मतलब अगर मान के चल मेरे पास एक ही स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के मैंने अलग टुकड़े काट दिए, तो जितना बड़ा टुकड़ा काटूंगा उसका स्प्रिंग नियतांक उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट पर नीट में सवाल आया था, है ना। एक बार मैं आपको क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या है? नीट 2017 का सवाल। एक स्प्रिंग को, क्वेश्चन में बोला था, एक स्प्रिंग को तीन भागों में तोड़ा जाता है, या काटा जाता लिख देते, ज्यादा अच्छी बात होती है। यदि इन भागों की लंबाई का अनुपात, एक अनुपात 3:6 है, तब इन भागों का के का अनुपात क्या होगा? ठीक है,
फिर इसमें ऐसा आगे भी पूछ सकते हैं कि इन भागों को अगर हम समांतर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन भागों को हम श्रेणी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। एक्चुअल में उसमें सवाल में ये पूछा गया था कि इन भागों को एक बार श्रेणी में जोड़ा गया, इन भागों को समांतर में जोड़ा गया तो हमारे पास अनुपात क्या आएगा, के का अनुपात क्या आएगा, के सीरीज के बट से के पैरेलल। लेकिन अभी मैं वो ना करवाते, पहले इसका बेसिक पार्ट करवाना चाहता हूं कि हमारे पास के क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो क्या होगा इसका हल। अगर हम देखें तो हमें क्या दिया, हमें दिया हुआ है L1 अनुपात L2 अनुपात L3। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर एक अनुपात सर चलो ठीक है यार, कर लेते सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात ही तो है। 1 अनुपात 3 अनुपात 6 दिया हुआ है। हाँ 1 अनुपात 11 आया था ना, वही वैल्यू में देख रहा था कि 1 3 6 था या फिर 6 1 5 था, शायद 5 और 1, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे और कोई वैल्यू थी, क्योंकि इसका आंसर 1 अनुपात 11 आता है, एसएचएम में सवाल होता है, वो करेंगे हम एसएचएम में जाकर। लेकिन अभी हम इसका जो बेसिक है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर हम इसमें ये L का अनुपात है, बस मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि अगर हमें पता चल जाए कि स्प्रिंग को कैसे कैसे काटा, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 था, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर स्प्रिंग को हमने कैसे कैसे काटा था, तो हम यहां पर के का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है, वैसे जहां तक मुझे लग रहा है यही था, एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा क्वेश्चन में, चलेगा। नीट 2017 का जो सवाल था वो एग्जैक्ट सवाल सॉल्व कर लेंगे हम। यहां पर था 1 अनुपात 2 अनुपात 3 था, ठीक है। वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता, करना तो वही है हमें, लेकिन मैं एग्जैक्ट जो सवाल था वही करवा देता हूं आपको, ठीक है। तो अब हमें के का अनुपात निकालना है, तो के का अनुपात क्या आएगा, तो सर K1 अनुपात K2 अनुपात K3 हमें निकालना है। तो होगा 1/L1 अनुपात 1/L2 अनुपात 1/L3। क्यों, कि के व्यक्त क्रमानुपाती है लंबाई के, ठीक है। तो जिसकी लंबाई ज्यादा उसका के कम, मतलब लंबाई किसकी है, तीसरे पार्ट की सबसे ज्यादा है, दूसरे की और कम, सबसे कम है, तो लंबाई भी उसके व्यक्त क्रमानुपाती हो जाएगी। तो अब क्या लिख सकते हैं हम यहां पे लिखेंगे 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। क्लियर है कहानी, आया समझ में। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो अब ये आंसर सर ये तो अजीब ही हो गया, 1 अनुपात 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, तो बटे के भी बटे में आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं, इस पूरे को हमने 6 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 6 अनुपात, अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूं 6/2 हो जाएगा और यहाँ 6/3 हो जाएगा। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 अनुपात 3 अनुपात 2। बस इतनी सी बात कितनों को चमकती है कि K1 K2 K3 जो है वह यहां पर 6 3 2 के अनुपात में आ गए हैं। क्लियर है माहौल, क्या ये मामला भी सभी को चमकता है, K1 K2 K3 किस अनुपात में आए हैं। 6 ही क्यों लिए, उसका एलसीएम 6 आता है ना, 6 लेंगे तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। चलो होमवर्क के भी क्वेश्चंस आ गए हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी हम। अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आ गया तुम सबको, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका संयोजन, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन का के तुल्य क्या आ जाएगा, है ना, के का अनुपात। फिर इसमें दूसरी बात अब मैं पूछना चाहता हूं, इसमें के श्रेणी के तुल्य श्रेणी का बटे में के तुल्य समांतर का क्या होगा। के तुल्य श्रेणी बटे में के तुल्य समांतर क्या आएगा, के तुल्य श्रेणी बटे में के तुल्य समांतर क्या आएगा, कैसे निकाल सकते हो। के तुल्य ये K1 K2 K3 आ गया, अरे 6 क्यों लिया, दिमाग खा जाओ मेरा, 6 क्यों लिया, तो और किसी से मल्टीप्लाई कर ले मेरे भाई, और किसी से मल्टीप्लाई कर ले, बस यहां पर अनुपात अच्छा आ जाए, ये सुंदर बनाने के लिए के का अनुपात किया, के 6 से मल्टीप्लाई करा, है ना।
ये तुम्हारे जैसा था तो इसको सुंदर बनाने के लिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तुझे नहीं करना तो मत कर, बैंगन जैसी शकल लेकर घूमते रहे। इस पे मैंने 6 किलो पाउडर और 2 किलो लिपस्टिक लगा दी, तो अब ये बन गया। अब ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना, इससे ज्यादा ये अच्छा दिख रहा है ना, बस ठीक है। 6 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तुम्हें और कुछ लगता है तो मुझसे मल्टीप्लाई कर लो, बस यहां पर इसको सुंदर बना दो, तुम्हें जैसे बनाना वैसे बना दो। हाँ भाई, तो अब हमारे पास इसमें केतुल्य निकाल लेते हैं हम, श्रेणी और समांतर संयोजन का। तो केतुल्य क्या आएगा, अच्छा यहां पर श्रेणी संयोजन में क्या आएगा सर, श्रेणी संयोजन में तो इन सबको जोड़ना होता है। नहीं सर, श्रेणी संयोजन में 1 करके जोड़ना होता है। तो श्रेणी के अगर हम लिखे सीरीज के लिए या श्रेणी संयोजन के लिए, तो हो जाएगा 1 तुल्य बराबर होगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो कितना आएगा सर ये आ जाएगा यहां पर 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा सर 1/K तुल्य जो हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, यह आएगा 1 आएगा, या 1/1 के तुल्य जो होगा वो 1 आ जाएगा। देखो सॉल्व करो, 1 आ रहा है क्या, 1 आ रहा है क्या, 1 आ रहा है क्या। अच्छा, अब समांतर के लिए क्या हो जाएगा, सीरीज के लिए क्या, पैरेलल के लिए या समांतर के लिए क्या हो जाएगा, समांतर के लिए क्या हो जाएगा सर, समांतर के लिए हम लिख सकते हैं के तुल्य जो होगा वह K1 प्लस K2 प्लस K3 होता है। तो इनको जोड़ दो, तो इनको जोड़ने से क्या हो जाएगा सर, एक हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, यह हो जाएगा 11। तो अनुपात जो है वो श्रेणी बटा समांतर जो है 1:11 आ जाएगा। यह सवाल पूछा था नीट 2017 में, मतलब ये निकालो फिर उसके अंदर श्रेणी समांतर का संयोजन भी निकालो। एक ही में सब कुछ पूछ डाला उन्होंने, एक ही बार आज तक सवाल आया और उसमें सब कुछ पूछ डाला। 1:11 आंसर आएगा। अच्छा, ये मेरे पास जगह नहीं है यहां पर, आप फिर से यहां कोने में इनका नीचे अनुपात लिख लेना, या आप बोलो तो मैं जगह बना लूं थोड़ी सी। तो फाइनल आंसर जो हमें लिखना है दैट इज गोइंग टू बी के सीरीज बटे में के पैरेलल, ये होगी 1:11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सा सवाल था जो हमें पता होना चाहिए। ओके सर, और कुछ बताओ अब। अच्छा, अब ये सारी कहानी हो गई। अब इसमें एक और सवाल, एक और मजेदार सा सवाल पूछा गया था, एक बार की बात है नीट 2017 में ही। ठीक है, क्या पूछा गया था ये एक और मजेदार सा सवाल। आज की तो छुट्टी थी, हाँ बेटा कोई बात नहीं, अब क्या करें, हम छुट्टी वाले दिन भी पढ़ा देते हैं। कौन आया है ये हमारी क्लास में, निशा बेटा। चल, हाँ भाई, तो अब हम क्या है सर का नंबर से, सवाल एक और मजेदार है। क्या है एक और मजेदार सवाल, ए आएगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने आंसर ही बता दिया। सवाल पढ़ते हैं। सवाल में बोला है कि 2 गुटके ए और बी द्रव्यमान, ए और बी द्रव्यमान 3m और m के आपस में एक द्रव्यमानहीन द्रव्यमानहीन अवितान्य डोरी से जुड़े हुए हैं। मतलब कि वो जो डोरी है वो इनएक्सटेंसिबल है, जैसा हमने पढ़ा है। इसी में बोला कि अब यहां पर पूरा का पूरा आरेख में दिखाया गया है या फोटो में दिखाया गया है। अब सवाल पढ़ लेते। अब बोला है कि डोरी को काट देने के तुरंत बाद ए और बी का त्वरण क्या होगा। बहुत ही रोमांचकारी सवाल है ना, तोते उड़ा देने वाला सवाल। एक बार सवाल पढ़ लो, आराम से सवाल पढ़ लो।
ठीक है मामला, पढ़ लिया। हाँ, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या है इंपॉर्टेंट सी बात इस सवाल में, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट सी बात इस सवाल में। हमें क्वेश्चन में बोला गया है, अच्छा ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला कि स्प्रिंग ये रस्सी को काट दिया, रस्सी को काट दिया, रस्सी को काटा। अब पहले तो ये बताओ यार, सबसे पहले बताओ कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखो अब ये तो हमने स्ट्रिंग को स्प्रिंग मान के चालबाजी करके निकाल लिया, लेकिन अब ये सवाल वाला हमारे मजे ले रहा है क्या, कि एक बात हमें पता होनी चाहिए कि सर अगर रस्सी की बात करें तो रस्सी एक ऐसी चीज होती है कि जैसे ही काटेंगे तो तुरंत वो मुक्त हो जाएगी, उसका तनाव खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा कि अगर हमारे पास एक रस्सी है, उस रस्सी को हमने काटा, तो क्या जैसे ही उस रस्सी को काटेंगे वो रस्सी जो है वह मुक्त हो जाएगी और वो तुरंत ही नीचे गिर जाएगा। क्लियर है पहली बात, क्या सभी को पता है। लेकिन स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता है ना। देखो चक्कर क्या है, रस्सी रस्सी खींची हुई है तो ठीक है, कटी तो मामला खत्म हो गया। लेकिन स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग वो जितना ज्यादा खींची हुई होगी उतना ज्यादा उसमें, जितनी ज्यादा लंबी खींची हुई होगी स्प्रिंग, उतना ज्यादा उसमें बल लगेगा। कम खींची होगी तो भी बल लगेगा, कम खींची होगी तो भी बल लगेगा, और जब तक वो नॉर्मल स्थिति पर नहीं आती तब तक उसमें स्प्रिंग में बल रहेगा ही रहेगा। लेकिन रस्सी का ऐसा नहीं होता, रस्सी कटी मामला खत्म। क्या ये बात का फील आता है सभी को कि सर स्प्रिंग में धीरे धीरे बल कम होता है, लेकिन रस्सी में ऐसा नहीं, तो रस्सी में कटी काम खत्म। अच्छा, अगर ये फील आ चुका है तो बस सवाल शुरू करने से पहले मुझे बता दो, ये यहाँ पे अगर ये नॉर्मल स्थिति थी तो यहाँ पे स्प्रिंग में बल कितना था। नॉर्मल स्थिति थी तो स्प्रिंग में बल कितना था, क्या है सवाल में। यहाँ पे बोला एक स्प्रिंग है, यहां पर इसमें द्रव्यमान 3m है। अभी स्प्रिंग में बल कितना है, काटने से पहले स्प्रिंग में बल कितना है। काटने से पहले स्प्रिंग में बल, क्या मैं से 3 और 1 4 mg लिख सकता हूं। क्या मैं इसे 4 mg लिख सकता हूं, हाँ या ना। क्या मैं इसे 4 mg लिख सकता हूं, हाँ या ना। ठीक है, हाँ। अब हम काटते हैं, अब हम स्प्रिंग को काट देंगे, देख स्ट्रिंग को काट देंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही सर हमने यहां पर इसे काटा है ना, हमने इसे काट दिया, तो काटते ही क्या होगा, ये तनाव तो शून्य हो गया। ठीक है, ये मुक्त हो चुका है, तो ये मुक्त रूप से जीत वर्ण से नीचे गिरने लगेगा, हाँ या ना। ये मुक्त रूप से जीत वर्ण से नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि रस्सी कट गई इसकी तो है ना, इसकी तो छत निकल ली भैया, तो ये तो गिर गया, ये तो गिर गया। लेकिन यहां पर ये जो 3m वाला द्रव्यमान है, ये 3m वाला जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान में ऊपर की तरफ अभी भी स्प्रिंग बल लग रहा होगा Fs। क्यों लग रहा होगा कि स्प्रिंग बल एकदम से खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो जब लंबाई या उसकी x कम होगा तब जाके खत्म होगा। तो स्प्रिंग बल अभी भी लग रहा है, कितना लग रहा है, Fs लग रहा है। और नीचे की तरफ 3mg होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, 3mg होगा। क्लियर है मामला, अरे आया समझ में। ठीक है, अब इस पे परिमाणी बल क्या है, तो कहां जाएगा सर, इस पे Fs जो है वो 4 mg है और नीचे की तरफ 3 mg है। 4 mg सभी को याद हो गया अब, क्यों, क्योंकि सर ये ऊपर की तरफ तो बल लग ही रहा था, इस पे स्प्रिंग में एकदम से बल थोड़ी ना खत्म होगा। अब बल लगेगा, ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन हमें जस्ट काटते ही बोला है, तो F नेट जो हो जाएगा उसमें यहां पर हम लिख सकते हैं सर त्वरण ऊपर की ओर होगा और F नेट हो जाएगा Fs माइनस 3 mg, तो हो जाएगा 4 mg माइनस 3 mg, या होगा m इंटू, अच्छा 3m इंटू a, त्वरण होगा 3m इंटू a, ये हो जाएगा mg बराबर होगा 3m इंटू a, m से m कट गया, a की वैल्यू होगी g/3। g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है मामला। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला जो ब्लॉक है
ए ब्लॉक जो G/3 से जाएगा और दूसरा वाला G त्वरण से जाएगा। ये अपने आप में एक अनोखा सवाल है, अनोखा सवाल अपने आप में। क्लियर है कहानी? आगे बढ़े। चमकता है सभी को? G/3 आया, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो ये स्प्रिंग पे हमने सारी बातें कर ली, स्प्रिंग पे पूरी पीएचडी वाली बातें कर ली है। अब कुछ और सवाल है जो यूजुअली बच्चों को जाते ही, इसमें से कुछ सवाल हो सकता है होमवर्क में भी डले हो, और कुछ सवाल जो है वो हमारे जो ये कुछ जो सवाल है वो हमने होमवर्क में भी करे और कुछ मॉड्यूल के भी सवाल है। तो आप बोलो तो पहले ये करवा दूं मैं, या पहले होमवर्क के सवाल देख लूं मैं? पहले होमवर्क के सवाल देख लूं, क्या करना है बताओ भाई? हाँ बेटा, फिजिक्स एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस नहीं बनते या फिजिक्स संपूर्ण के जो आपको संपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते, आप उसको स्कैन करके वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं डाउटनेट की ऐप पे उसका। चलो, कुछ और छोटे छोटे से सवाल है, ये मैं पर्सनली चाहता हूं यार। देखो, होमवर्क के जो सवाल है ना, अगर आपको लगता है तो मैं एक और क्लास मतलब कल छदम बल पढ़ा दूंगा, भले ही अभी एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स मुझे पता है अटकते हैं, है ना, और इनमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर किसी को लग रहा है कि सर आप तो हर एक क्लास जो है वो केवल होमवर्क के लिए रख लेते हो तो टाइम वेस्ट हो जाता है, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, चिंता ना करो, ठीक है। क्योंकि इनिशियल चैप्टर्स जो है, सरल रेखा में गति, समतल में गति, न्यूटन के गति के नियम, ये जो चैप्टर्स होते हैं ये दिमाग में नहीं घुसते जल्दी से, क्योंकि इनमें होमवर्क के भी हर एक सवाल में वेरिएशन होता है ना। हर एक जगह हर एक सवाल अपने आप में अलग दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि यार ये कंसेप्ट तो वही है लेकिन मेरे से नहीं बन रहा है, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ठीक है, ये सच्चाई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे भी यही चलता रहेगा जिंदगी में, नहीं, आगे चल के जिंदगी आसान होगी, लेकिन अब चक्कर ये कि जिंदगी उसकी आसान होगी जो ये सब कुछ अच्छे से कर लेगा, ठीक है। मेरी मानो, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं कि अगर आप अभी 10 में से 5 या 6 सवाल सही कर लेते या 5-6 सवाल कर लेते, तो आने वाले समय में आप 10 में से 8 सवाल 9 सवाल आराम से कर ले जाओगे। लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि अभी 10 में से कम 5-6 सवाल निरंतर रूप से करते रहो, वरना मामला नहीं बनेगा, फिर ये 3-4 सवाल ही बनते रहेंगे तुम्हें 10 में से, ठीक है। चलो, तो अभी मैं कुछ और छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। जैसे याला एक और मजेदार सवाल है, क्या बोला है इस सवाल में? सवाल में बोला है कि हमारे पास एक बंदर है, यह नियत त्वरण के साथ पेड़ की एक शाखा से नीचे उतर रहा है। यदि शाखा की भंजन क्षमता, अब देखो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अब भंजन क्षमता कहां से आ गया? क्योंकि ये क्या होता है, ये चैप्टर हर जगह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर हर जगह जुड़े हुए, तो यहां पर कहीं का भी कंसेप्ट उठा के पूछ लेते हैं आपसे। जैसे आप यहां पे बोला कि भंजन क्षमता बंदर के भार की 75% के बराबर है, तो बंदर शाखा को तोड़े बिना न्यूनतम कितने त्वरण के साथ फिसल कर नीचे आ सकता है? ठीक है, हाँ, यह एसपी मॉड्यूल का सवाल है। तो यहां पर क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास ये एक रस्सी है ना, रस्सी मान लो, या ऐसा एक शाखा मान लो पेड़ की। अब यहां एक बंदर है, ये बंदर है ना, कीड़े जैसा लग रहा है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अभी बंदर जो है वो ऐसे, अब 1 सेकंड के लिए मान लो, अभी 1 सेकंड के लिए मानो कि ये ऐसे पकड़कर खड़ा हुआ है, उसको रस्सी को पकड़कर खड़ा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके हाथ के यहां पर ना, देखो इसका फील आना चाहिए हमें, क्योंकि सर ये रस्सी को पकड़ के खड़ा हुआ तो इसके हाथ पे ऊपर की तरफ बल लग रहा होगा टी, तनाव बल लग रहा होगा ऊपर टी। कितनों को ये बात समझ में आती है? या ऐसा अगर आप पहले ऐसा समझो ना यार कि अगर हम सर किसी भी एक रस्सी को ऐसा पकड़ कर खड़े हो गए, तो अगर हम इसको पकड़ कर खड़े हुए तो हमारा बल जो है वो हमें नीचे धकेलना चाहता है, और ये रस्सी की वजह से हम लटके हुए हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने इसे पकड़ कर रखा हुआ है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ऊपर की दिशा में तनाव लगना चाहिए, किसी भी तरीके से समझ सकते हो आप,
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रकार के सवाल होंगे मॉड्यूल में जो आपको नहीं करने हैं, बाधित गति वाले, है ना। आप लोग बोलोगे तो अगर वो पढ़ाना होगा तो मैं अगली क्लास में थोड़ा सा समय लेकर बता दूंगा उसमें, है ना, कैसे सवाल। जैसे ऐसा एक सवाल होगा जिसमें यहाँ पर एक पुली बंधी हुई है, एक द्रव्यमान यहाँ रखा हुआ है, एक द्रव्यमान यहाँ रखा हुआ है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो इसका वेग इसके पूछ लेंगे इसका देकर, ठीक है। या ऐसा कुछ सवाल दिए देंगे कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक घिरनी लगी हुई है और हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये इसे हम खींच रहे, तो इसे अगर हम v वेग से खींच रहे तो इसका वेग क्या होगा। तो ये वाले सारे सवाल जो है वो अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाले नीट में नहीं आते हैं। अब पहले भी नहीं आते थे, लेकिन उम्मीद थी आने के लिए, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। चलो इस सवाल पे वापस आते हैं। तो क्या ये बात सबको समझ में आती है कि बंदर पे ऊपर की तरफ तनाव T लगेगा? अगर हाँ, तो इस बंदर पे नीचे की तरफ mg भी लग रहा है, बंदर पे नीचे की तरफ mg भी लग रहा है। अब ये बताओ कि यहां पर अगर इस पे नीचे की तरफ mg भी लगा, देखो इसमें जो सबसे अल्टीमेट फील वाली बात ये है कि जब हम रस्सी को पकड़ के खड़े रहेंगे तो हमें ऊपर की तरफ तनाव लगना चाहिए। तो अब ये बताओ कि यह कहां जा रहा है? यह नीचे फिसलना चाहता है। कहां जाना चाहता है? नीचे फिसलना चाहता है। तो ये कितने त्वरण से जा सकता है ये निकालना है हमें, कितने त्वरण से जा सकता है ये निकालना है। तो अब mg बड़ा होगा या तनाव बड़ा होगा, ये बताओ। mg बड़ा होगा या तनाव बड़ा होगा? mg बड़ा है या तनाव? सर mg बड़ा होना चाहिए तभी ये नीचे गिर रहा है। अच्छा, अब तनाव कितना दिया हुआ? बोला है भंजन क्षमता। भंजन क्षमता ऐसा कि इससे ज्यादा हुआ तो टूट जाएगा, ये इससे ज्यादा हुआ तो टूट जाएगा। तो तनाव जो है वो दिया हुआ है 75% mg का। 75% mg, 75 मतलब 3/4 होता है mg का। तो तनाव की वैल्यू 3/4 mg आ गई। बस यही ट्रिक था या यही इंपॉर्टेंट सी बात थी जो बच्चों को नहीं बनती है। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, सर नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है तनाव, ये होगा F नेट के बराबर। तो हो जाएगा mg माइनस 3/4 mg बराबर होगा ma के। ये आ गया आंसर। क्लियर है मामला? ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mg माइनस 3/4 mg है, mg/4 एक में से 3/4 गया, 1/4 बचेगा, बराबर होगा ma के। m से m कट गया, g/4 जो होगा वो त्वरण के बराबर आएगा। g/4 जो होगा वो त्वरण के बराबर आएगा। g/4 जो होगा त्वरण के बराबर आएगा। कितनों को ये सवाल चमका? ठीक है। देखो करा वही है, बस छोटा सा वेरिएशन था कि तनाव में ये भंजन क्षमता जो थी वह दिया हुआ था। चलो आगे बढ़ते, एक और मजेदार सवाल करते हैं, है ना। ये एक और मजेदार सवाल है। हमें बोला है कि ऊपर की ओर जाती हुई एक लिफ्ट में, अच्छा एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, हमने देख ये अब यही मजे लेते हैं, यही लेते हैं मजे, ऐसे ही मजे लेते रहेंगे तेरे, ठीक है, और तू मजे देता रहेगा। क्या कि यहां पर 3/4 कहां से बेटा? 75%। पूजा बेटा 10वीं फेल। तेरे ये नहीं पता 75% मतलब 3/4 होता है? 75%। लो भाई गई भैंस पानी में। इनको निकालना है नीट। ये बनना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन शायद ना बन पाए कंपाउंडर। 75। अगर आज के बाद किसी ने मुझसे ऐसी बातें पूछी तो मैं सच बोल रहा हूं, मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा कि तुम कोर्स छोड़कर भाग जाओगे, या तुम्हें लगेगा कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। भयंकर डिमोटिवेट कर दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अगर मैं मोटिवेट कर सकता हूं तो डिमोटिवेट भी कर सकता हूं फिर, ठीक है। तो ऐसे सवाल ना पूछे क्लास में, ऐसे सवाल ना पूछे क्लास में, क्योंकि हमें पढ़ते पढ़ते हो चुके हैं 1.5-2 महीने के करीब। और अगर हम अभी भी इसी पर अटके हुए हैं, या अगर हम अभी आज भी यही पूछना चाह रहे कि 75% मतलब 3/4 कहां से आता है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ रहे। और जो आगे नहीं बढ़ना चाहता मैं उसे पढ़ाना ही नहीं चाहता हूं। सीधी बात, कोई एकदम सीधी बात। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात, बुरा लगे तो और भी अच्छी बात, कि अगर जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता, जो पढ़ना नहीं चाहता, जो मेहनत नहीं करना चाहता, मैं उसे पढ़ाना ही नहीं चाहता, और मैं नहीं पढ़ाऊंगा उस बच्चे को।
तुम जाओ तो जाओ, वरना मैं तुम्हें भगा दूंगा। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, अगर तुम मेहनत करना चाहते हो, अगर तुम चीजें सीखना चाहते हो, तो ही मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा, वरना ऐसे ऐसे नालायक आदमी को, ऐसे नालायक बच्चे को पढ़ाने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे को तुम्हें पढ़ाकर कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे सर नहीं, इससे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ाना, पढ़ना तो पढ़ो, वरना जाओ भाई, आपकी जिंदगी है, खुद की जिंदगी है, करो मजे, जैसे मजे करना वैसे मजे करते रहो। देखिए, आज नहीं तो कल पढ़ने की जरूरत पड़ी जाएगी, नहीं पढ़ना तो और कुछ कर लेना जिंदगी में, है ना। पढ़ाई लिखाई ही थोड़ी ना है जिंदगी में सब कुछ। बिना पढ़ाई लिखाई करे भी लोग पैसा कमा लेते, कमा लो दूसरे तरीके से, कर लो कुछ और जिंदगी में। देखो, तो ये 75% मतलब 75/100, तो 75/100 करोगे बेटा, तो यहाँ पे 25 का अगर पहाड़ा आता तो ठीक है, वरना इसे काट पीट कर लाओ, ये 3/4 होता है। 100 का 75वां भाग मतलब एक तिहाई या 3/3 होता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात थी जो हमें पता होना चाहिए। तो बेटा यहां पर से mg है और ये 3/4 है mg का, तो अगर ये 3/4 है mg का, तो इसमें से एक में से 3/4 गया। अरे यार मैं क्या करूं, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत कर दी है तुम लोगों पर, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। बेसिक मैथ्स में मैंने गोला बना बनाकर समझाया है कि यहां पर बोर्ड के उस कोने पे गोला बनाया था ऑरेंज रंग के पेन से, और गोला बना के समझाया मैंने तुम्हें कि देख, इसके अगर मैं 4 हिस्से कर दूं तो ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा। अब इसमें ये 3/4 है, तो बचा कितना, एक में से 3/4 गया, 1/4 बचा। हाँ बेटा, ये बोला है कि 75% के बराबर है, तो यहां पर भंजन क्षमता 75% के बराबर, मतलब 75 से ज्यादा होगी तो टूट जाएगा। तो हम भी तो वो बोल रहे कि यहां पर से G/4 के त्वरण से ज्यादा से नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। यहां पर यह G/4 से ज्यादा में नहीं, हाँ तोतली भाषा में बोल के बताया था, बिल्कुल सही बात। तो G/4 से तुरंत नहीं ज्यादा आना चाहिए। तो मैं तो लिमिट बता रहा हूं ना कि G/4 है, इससे ज्यादा मत करना भैया बंदर, वरना टूट जाएगी बंदर की रस्सी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक और मजेदार, अब ये कैसे करवाऊंगा फिर मैं ऐसे सवाल तुम्हें, कैसे करवाऊं मैं तुम्हें ये सवाल। अब यहां तो तोते उड़ जाएंगे, क्लास बंद कर दोगे अभी, फिर बोलते हो कि सर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता। भाई क्यों होगा तेरी जिंदगी में कुछ, क्यों होगा तुम्हारे साथ अच्छा, है ना। फिर ये पूछने वाले बच्चे थोड़े दिन बाद होंगे, सर हमारे साथ ना बहुत बुरा होता है सर मैं गरीब हूं, सर मेरे तो ये दिक्कत होती है, सर मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सर मेरे साथ तो बहुत समस्या होती है जिंदगी में। होगी भाई होगी, क्यों, क्योंकि जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसके साथ बढ़िया हो रहा है। तो मत कर रोते रहे जिंदगी भर बैठ के, फिर गांव में किसी होटल पे बैठ के 4 लोगों को गालियां देना, अरे वो तो डॉक्टर बन गया, हमारी गांव का था, डाउटनेट से पढ़ता था। अरे कुछ नहीं भाई, वो तो मुझे पता था। ठीक है, 2-3-4 साल से पढ़ रहा था, 4 साल पढ़ के 3 साल पढ़ के कौन डॉक्टर नहीं बन सकता, है ना। हम भी पढ़ते 3 साल तो हम भी बन जाते, वो तो हमने छोड़ के BSc कर ली, तो इसलिए हम डॉक्टर नहीं बन पाए। ठीक है, वरना अगर मैं करता तो अरे भाई मैंने वो तो कॉमर्स ले लिया। ठीक है, अगर मैं बायो ले लेता तो इसने 2 साल पढ़ लिया, इससे बेहतर तो मैं नंबर लिया आता। क्यों भाई, होती है ना ऐसी गांव में बातें, तुम भी फिर वैसी ही बातें कर लेना। देखो, ऊपर की ओर जाती हुई एक लिफ्ट की छत से एक घिरनी जुड़ी है। बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है, घिरनी पर एक डोरी गुजरती है, अच्छा, जिसके दोनों सिरों पर दो कण जुड़े हैं। दोनों कण का द्रव्यमान का अनुपात जो है वो 2:1 दिया हुआ है। यदि कणों का त्वरण G/2 है तो लिफ्ट का त्वरण क्या होगा। देखो अब ये सवाल कैसे फंसा रहा है आपको, सवाल कैसे फंसा रहा है। आपने पढ़ लिया लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे आती है, आपने पढ़ लिया घिरनी वाला सवाल। अब इसने लिफ्ट के अंदर घिरनी वाला सिस्टम बिठा दिया।
अब बताओ कैसे करेंगे। तो हमारे जो कंसेप्ट है उन्हें याद रखो, सारे सवाल हो जाएंगे। क्या बोल रहा है ये लिफ्ट के अंदर है ना, और लिफ्ट के अंदर घिरनी लगी हुई है, और यहां पर एक लाइन, सवाल एक लाइन का है, फिर भी चिंता वाली बात है, बस कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारे पास यहां पर द्रव्यमान जो है 2m है और यहां पे द्रव्यमान m है, 2:1 दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि लिफ्ट नहीं चलती तो क्या मैं इनका त्वरण निकाल सकता हूं? जी सर, मेरे को त्वरण पता है, ये होता है m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। ये त्वरण होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन 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 ये लिफ्ट में बैठे हुए, तो सर मुझे पता है लिफ्ट में जी नहीं रहता है, लिफ्ट में जो जी है वो जी इफेक्टिव बन जाता है, लिफ्ट में जी इफेक्टिव बन जाता है। क्यों जी इफेक्टिव बन जाता है? क्योंकि सर हमें पता है कि लिफ्ट के अंदर कुछ भी हो, अगर लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, अभी क्या बोल रहा है ऊपर की ओर जा रही है, तो अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है कितने त्वरण से, वो अच्छा लिफ्ट का त्वरण ही तो निकालना है, तो लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, तो यहां पर ये जी की जगह जी तुल्य लिखना पड़ेगा हमें, बस इतनी सी बात है, हो गया सवाल। जी की जगह जी इफेक्टिव करना पड़ेगा, जी प्लस ए। आ गया आंसर। कितनों को बात चमकी कि सर लिफ्ट आपने पढ़ाई, बिल्कुल, उसमें जी प्लस ए करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहां पर हमें पता है क्या कि त्वरण निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है सर। अब इसमें जी की जगह क्या करना पड़ेगा, जी इफेक्टिव, बस ये बन गया हमारा लिफ्ट वाला सवाल। ये देखने में बहुत मुश्किल सवाल है ना, बिल्कुल तोते उड़ जाए इस सवाल को देखकर, सर एकदम से जान ही निकल जाए, प्राण निकल जाए सवाल पढ़ के। लिफ्ट चलती हुई, लिफ्ट में घिरनी चल रही है, खतरनाक नहीं, हमारे लिए कुछ खतरनाक नहीं है, हमारे लिए त्वरण का फॉर्मूला जी की जगह जी इफेक्टिव रखना है। अब बोला है कि इसका त्वरण g/2 है, बराबर होगा, अच्छा यहां 2m माइनस m अपॉन में 2m प्लस m, और ये होगा g प्लस ए। बस यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कितने कर सकते हैं अब इस प्रकार के सवाल, तो हो जाएगा g/2 बराबर होगा सर m अपॉन में 3m इंटू जी प्लस ए। अच्छा तो ये कट गया, अच्छा ये 3 को इधर ले आओ, तो ये जाएगा 3/2g बराबर होगा जी प्लस ए के। अब ये इधर की तरफ लाके माइनस कर लो, तो इसमें से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3g/2 माइनस जी बराबर होगा ए के, या ये हो जाएगा g/2। 1.5 में से आधा गया आधा बचा, 1.5 में से आधा गया आधा बचा, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं आता तो आज अपने घर में अपने पापा मम्मी के सामने बोलना कि सर ने मुझे बोला 1.5 में से 1 गया आधा बचा और ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो रिजल्ट तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें। क्या पूछना है आज घर पर कि अगर ये नहीं आया तो बोलना कि सर ने मुझे आज, फिजिक्स वाले सर ने बोला कि 1.5 में से 1 गया तो आधा कैसे बचा, ये मुझे नहीं आया, है ना। तुरंत प्रभाव से जो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, सर समझ नहीं आया फॉर्मूला, अरे बेटा ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा हूं मैं, ये हमने घिरनी वाला सवाल करा कि नहीं, यहाँ पे 2m द्रव्यमान है, यहाँ पे m द्रव्यमान है, तो इसका त्वरण क्या होता है, इसका त्वरण होता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी होता है। फिर से देख लो, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी होता है। अब जी की जगह जी तुल्य होगा, जी की जगह जी तुल्य होगा, क्यों, क्योंकि सवाल वाले ने यही पूरा सेटअप जो है वो लिफ्ट के अंदर रख दिया। अब ये लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, तो अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो जी इफेक्टिव की जगह हमें लिखना पड़ेगा जी प्लस ए। अब यहां से हमने लिफ्ट का त्वरण लगा दिया। क्लियर है मामला? हाँ, ऐसा फॉर्मूला क्वेश्चन में भी, होमवर्क में भी पूछा था। चलिए, तो मुझे लगता है यार एक और सवाल और बचा क्या, नहीं ये भी हो गया, ठीक है। तो ये वाले सारे सवाल मैंने करवा दिए होमवर्क के लिए। अब मेरे पास मतलब मैं होमवर्क की पीडीएफ भी मैंने मंगवा ली थी, तो हम चिंता ना करें, जो भी आपके डाउट वाले होंगे वो जल्द ही हम कर लेंगे। क्या हो गया बेटा,
ये कौन था? मोहम्मद आदि। बेटा आपका डाउट एकदम आता तुरंत निकल जाता है, बच्चे इतने सारे कमेंट कर रहे तो। ये पीवाईक्यू है ना? ये पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू बन सकता है ना नीट 2024-25 वालों के लिए, क्योंकि ये नीट 2024 में आगे जाएगा। नहीं नहीं, मेरा जेई निकला था भाई। मैं तो, कैसी बात कर रहा है ये आदमी, है ना? जेई का एग्जाम निकला था, तभी तो मैंने इंजीनियरिंग करी। उस टाइम जेई मतलब आज के जमाने में जेई मेन होता है, जेई एडवांस, तो उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय एक बार जेई का एग्जाम अलग होता था, AI-EEE का एग्जाम होता था, पीईटी का एग्जाम अलग होता था, सारे एग्जाम देने पड़ते थे। चलो, तो अभी की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। पीवाईक्यू बेटा मैंने सारे करवा दिए, इस चैप्टर के ज्यादा पीवाईक्यूज है नहीं, है ना? लेकिन ये जो पीवाईक्यूज है, मतलब ये वाले जो कंसेप्ट है, वो आगे बहुत बार यूज होते हैं। नीलम बेटा आपका वो सवाल बहुत छोटे से में है, आप भेजते हो, आता है मेरे सामने, गायब हो जाता है। एक बार डाउटनेट की ऐप पर उसे स्कैन कर लेना। प्रिंसी बेटा ये वाला सवाल नहीं करना है हमें, मत करो वाला सवाल, छोड़ दो। प्रिंसी बेटा वाला सवाल नहीं करना है हमें। ए की जगह G/2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहां पर ये सवाल में बोला है, तो पढ़ते आता है, यदि कर्ण का त्वरण G/2 हो तो इसलिए यहां पर ए की जगह G/2 लिखा है। चलिए, तो अभी वाली क्लास हम इतनी ही रखते हैं, और हम कल की क्लास में छदम पढ़ना चाहेंगे, और उसके बाद में होमवर्क के लिए एक और एक्स्ट्रा क्लास भली में रख लूंगा। कल भी कुछ छदम में ज्यादा टाइम नहीं लगता ना, 1 आधे घंटे में हो जाएगा। तो उसके बाद में जो समय बचेगा उसमें भी कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस बता दूंगा, और एक और क्लास रख लूंगा जिसमें होमवर्क के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।